हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ मोशन इन ए प्लेन। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकालेंगे और उस पर बेस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। साथ में आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और भी दो चार इंटरेस्टिंग चीज़ें कि भाई पार्टिकल को फेंक दिया, उसकी वेलोसिटी का एंगल क्या है, ज़मीन से देखो तो उसका एंगल क्या है और इस पे बेस भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कब हमने जब पार्टिकल को फेंका था, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, भाई वो टाइम कब होगा जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे यूनिक यूनिक तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। तो आ जाओ दोस्तों, कॉपी पैड निकाल लो। बहुत सारे तुम्हें नोट्स बनाने, बहुत सारे नहीं, काम के नोट्स बनाएंगे सिर्फ, है ना, टाइम बचना चाहिए तुम्हारा नोट्स बनाने, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे पूरी की पूरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहली बार आया तो मेरा नाम है विक्रांत गिराग और आ जाओ यार, शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया, मान लो मेरे पास दो एंगल है ना, थीटा है एक, दूसरा है फाई, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलते हैं दोस्तों ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो, इसको फेंकने का मतलब अपने प्रोजेक्टाइल में क्या यूज हो गया। मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से अ, एक ओरिजिन मान रखा है, मैंने एक पार्टिकल को फेंक दिया यहाँ से इस तरफ, ठीक है, यू स्पीड से फेंका है और लेट से ये एंगल था 30 डिग्री। अब मेरे को इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया भाई, एक एंगल तो 30 डिग्री है, दूसरा एंगल है वो 30 नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, 30 + 60 मिला करके 90 होता है, तो वो कहलाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, इसको अपन ने फेंक दिया इस तरीके से। अच्छा ध्यान रखना, स्पीड दोनों की सेम होगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड मतलब यू की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग, तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई, स्पीड की वैल्यू सेम है। ऑल राइट, इस एंगल को बोल देते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास 60 डिग्री पर फेंका गया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अपने पास केस बन गया। अब हमें इसमें चेक किया करना है दोस्तों कुछ चीजें जो अपने को मालूम है। देखो, दोनों की स्पीड यू है, सही बात है। अब इस स्पीड का कुछ एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई, इस वाले का जो वाई कंपोनेंट है वो तो इतना सही होगा, लेकिन ये जो दूसरी वाली है जो थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है ना, इसका वाई कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। देखो इस वाले का वाई कंपोनेंट यहाँ तक ही आ रहा है, तो भाई इन दोनों के यू वाई की वैल्यू तो अलग अलग है। अगर ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी अलग होती है तो फिर एक का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से गया है ना। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका अलग अलग होने वाला है। बहुत अच्छे, उसके हिसाब से मैक्सिमम हाइट जो आती है वो भी अलग अलग आने वाली है। ठीक, लेकिन रेंज यहाँ पर आप स्पेशल वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, तो आ जाओ रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक है थीटा एंगल, अभी मैं थीटा लेकर के करूँगा, तो लेट्स से इसको बोल देता हूँ दोस्तों, मेरे पास ये एंगल है रेंज R1। उसका देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, क्या होता है वो, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं थीटा एंगल से फेंकता हूं तो मेरे पास ये वाली रेंज आ जाती है। ओके, अब देखो मैं बात करता हूं, अगर दूसरे वाले को फेंका उसके लिए रेंज 2 चेक करते हैं। अब की बार हमारे पास u वही है, g वही है, खाली एंगल चेंज हो गया। तो देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू आती है यू स्क्वायर साइन ऑफ, अब 2 थीटा की जगह पे देखो 2 को 2 ही रहने दो, थीटा की जगह रखूंगा मैं फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, 3 ब्रैकेट लग गया जबरदस्ती, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से लास्ट वाले को। ठीक ठीक, डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज जी की वैल्यू आ रही है। अच्छा, इसी को आप दोस्तों क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन ऑफ कितना गया 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ज़रा दोस्तों चेक करके बताना, अपन ने ASTC रूल जो देखा था, है ना, साइन 180 माइनस समथिंग आ गया, ज़रा चेक करो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया। हमारे पास 0 से स्टार्ट होता था इस तरफ, यहाँ तक 180 होता था, 180 माइनस समथिंग है, तो बेसिकली हम यहाँ कहीं पर आ रहे होंगे।
ठीक है। तो ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ था, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता था। इसमें ऑल पॉजिटिव होते थे, इसमें साइन पॉजिटिव होता था, ए एस, इसमें टैन पॉजिटिव होता था, इसमें कॉस पॉजिटिव होता था। याद आ रहा है? तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 180 प्लस माइनस हो रही है चीज़, यानी कि फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहने वाला है, और बाद में जो लिखा होता है वही वाली चीज़ अपने पास आ जाती है। तो यहाँ से हमको मालूम है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, तो देखो एज इट इज रहने वाला है। साइन ऑफ, यहाँ पे फिर से ही बन जाता है साइन ऑफ 2 थीटा। और अब तुम इसको देख लो, और अब तुम इसको देख लो, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है दिस इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा दोस्तों कि हमारे पास रेंज R1 इज इक्वल टू R2। रेंज सेम देखने को मिलती है, और इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री से फेंका होगा, देखो दोस्तों हुआ क्या होगा, लेट से 30 डिग्री से फेंका है, वो यहाँ पर आकर के गिरा होगा, और हमारे पास 60 डिग्री से फेंका है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे, फिर आएगा गिरेगा वहीं पे। तो यहाँ पर अब देखो हमें कुछ चीजें भी देखने को मिल गई हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये थी मेरे पास H2, करेक्ट, और मेरे पास यहाँ से ये क्या मिलती है मेरे को, ये मैं बोलता हूँ दिस इज H1। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है वैसे, होना ही है यार, मेरे पास H2 इज मोर देन H1। सिमिलरली जो ज़्यादा ऊपर गया है वो ज़्यादा देर तक हवा में भी रहा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 2 का चेक करें वो भी ज़्यादा आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1 से, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की चीज़ ये होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की केस में रेंज की वैल्यू सेम आती है। फॉर्मूले में आप कोई सा भी एंगल लगा सकते हो, थीटा लगाओ या फाई लगाओ, दोनों से रेंज की जो वैल्यू आएगी वही, दोनों में सेम रेंज आ रही है बेसिकली, बस। तो रेंज विल बी सेम, लिख लें इसको, ज़रा ज़रा इसको लिख लें। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने, सीधे सीधे पीवाई क्या होता है, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड विल बी इन द रेशियो ऑफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर ये ग्राउंड था, 45 डिग्री कैसा होता है, ये अपना 45 डिग्री है, करेक्ट। एक एंगल है, अब की बार देखो, यहाँ से ये आ गया मेरे पास दोस्तों, टोटल गया मैं 45, 45 माइनस थीटा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दोस्तों, ये वाला जो एंगल है दिस इज 45 माइनस थीटा, और जितना आप इधर आए थे उतना ही इधर कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एंगल ये बनता है, दिस विल बी 45 प्लस थीटा। अब इसको कैसे लिख दूं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जो है टोटल, दिस इज 45 प्लस थीटा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे मैं वैसे ही बोल सकता हूँ भाई, मेरे पास अगर एक है 45 माइनस थीटा और दूसरा है 45 प्लस थीटा, अब इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो वो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब दीज टू आर, व्हाट आर दीज टू, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। क्या लिख दिया ये एंगल्स, और इसका मतलब है सेम रेंज होगी, यहाँ पर रेंज R1 विल बी इक्वल टू R2, तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। और ये इस तरीके का, बस ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए लिख दिया, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये चीज़ दिखेगी ना तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, रेंज की वैल्यू सेम आने वाली है। बार बार रिपीट होता है ये सवाल है, लिखो इसको, कितना इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। ये देखो, अब ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यार यहाँ पे लिखा है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखते ही मुझे क्या पता चला, देखो दोस्तों 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये, करेक्ट। इसका मतलब रेंज तो सेम आने वाली है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू R2 के बराबर आने वाली है, रेंज सेम आने वाली है। देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका डायग्राम बना करके फिर से देख लो। यहाँ से फील करने के लिए मैं 2-3 बार तुमसे बनवा के बता रहा हूँ। एक को फेंकता हूँ मैं 30 डिग्री से, तो वो कुछ ऐसे जाएगा,
दूसरे को मैं फेंकता हूँ 90 डिग्री 30 के बाद 60 डिग्री ना, वो कुछ ऐसा होगा, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। दोनों की रेंज सम सेम होगी, लेकिन H1 विल नॉट बी इक्वल टू H2। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यार, अगर मैंने इसको सेकंड बोला था, इसको फर्स्ट बोला था, तो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों H2 इज मोर देन H1। करेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट विल नॉट बी सेम, देयर रेंज विल बी सेम। करेक्ट, रेंज विल बी सेम, देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम। अब देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको यू से फेंका है, इसको भी यू से फेंका है, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड इस तरफ यू ही होगी। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड इस तरीके से यू ही होगी। हमने देखा था क्या होता है कि स्पीड का एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहता है, वाई कंपोनेंट ऊपर की जगह नीचे हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाती है। अगर वेलोसिटी ऐसे थी तो अब वो ऐसे हो जाती है, अगर वेलोसिटी ऐसे थी तो अब वो ऐसे हो जाती है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो रहा है ना, हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फ्लिप हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके ने वर्टिकल फ्लिप बोलते हैं ऐसे। चलो जो भी बोलते हो, तुम समझ गए ना फीलिंग को। तो यहाँ पर स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। हाँ, तो हम यहाँ पे इसको देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम। गलत हो गया दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लैंडिंग लैंडिंग स्पीड विल बी सेम। करेक्ट, नॉट वेलोसिटी। तो इसको लिख लेना तुम, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन बना दिए गए, तो इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा। यू से फेंका था भाई, तो यू से ही तो नीचे आएंगे, स्पीड की वैल्यू सेम रहने वाली है। दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। गलत हो गया दोस्तों, जो ज्यादा ऊपर जाता है, ये टू वाला अपना ऊपर गया था, T2 विल बी मोर देन T1। करेक्ट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट उसमें यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का सिर्फ उसमें फर्क पड़ता है, एक्स डायरेक्शन का उसमें कोई भी काम नहीं होता है। चलो, हो गया, सिंपल है, लिखें इसको। बहुत सिंपल यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऐसे ही सवाल आते हैं, वेरी वेरी इजी। चलो, बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, अनदर बॉडी b ऑफ सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड। देखो सेम स्पीड हो गई, स्पीड का सेम होना जरूरी है ना, अलग अलग स्पीड से फेंकोगे तब बात गड़बड़ हो जाएगी। तो सेम स्पीड है, एंगल विथ 30 प्लस 60। ओहो हो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब रेंज will be same, will be same। रेंज पूछेगी इस बार, कुछ और पूछा है ना। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए टू बी विल बी। कितना सिंपल सवाल है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सिंपल सी टॉपिक है। तो लिख लो इसको अगर लिखना चाहते हो आप। तो अब आते हैं अपन कि भाई इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाले सवाल बनते कैसे हैं। रेंज तो सेम ही आ रही है, क्या चीज़ सेम नहीं आ रही है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तब तुमको थोड़ा थोड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो पहले तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से डायग्राम बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अब की बार दोस्तों ठीक से डायग्राम बनाना, नेक्स्ट पेज पे भी सेम डायग्राम दोबारा बनवाऊंगा, बना लो तभी फील आएगी तुमको इसकी। मान लो मैंने एक इस तरीके से यू से फेंक दिया है ना, ये एंगल थीटा है। तो दूसरा हो जाता है मेरे पास इस तरीके से फेंका हुआ है, अब ये मेरे पास 90 माइनस थीटा हो गया। करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने थीटा लिया, एक को 90 माइनस थीटा ले लिया। एक बात पक्की है, गिरेंगे दोनों आकर के सेम जगह पे, गिरेंगे दोनों आकर के सेम ही जगह पे, रेंज सेम होने वाली है, हाइट अलग अलग आएगी। तो मान लो दोस्तों मेरे पास इफ दिस वाज पार्टिकल 1, तो मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज माई हाइट h1। ठीक, इफ दिस इज पार्टिकल नंबर 2, गाइस मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा ऑडियो ही नहीं आया बहुत देर तक। देखो ये इतने सारे डेरिवेशन हमने कर लिए, और फिर मैंने ये बेसिकली हम यहाँ पे थे ना, तो इतना सारा डेरिवेशन हो गया लेकिन ऑडियो नहीं आया। तो अब मैं पूरे के पूरे को क्लियर कर रहा हूँ, पूरा क्लियर करेंगे, दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहाँ से शुरू किया था, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से शुरू किया था। मेनली हमने ये देखा था कि यार हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका है, यू की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, लिख लेना यू इज इक्वल टू सेम। ठीक है, और उसके कारण हमारे पास रेंज सेम आती है, रेंज इज इक्वल टू सेम।
और जैसे ही रेंज की वैल्यू सेम आ गई है तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ तो लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकता हूँ? R1 इज इक्वल टू R2, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को कंपेयर करना चाहता हूँ। क्या कंपैरिजन करना चाहता हूँ दोस्तों? इसमें हाइट h1 है, इसमें हाइट h2 है, मैं h1 अपॉन h2, और इसमें टाइम लगा होगा t1, इसमें टाइम लगा होगा t2। तो जैसे इसका टाइम लगा होगा t1, इसका टाइम लगा होगा t2, मैं t1 t2 इनका भी रेशियो और h1 h2 उनका भी रेशियो पता करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ t1 अपॉन t2, और दोस्तों कोशिश करना साथ साथ फॉलो करते चलो, ठीक है? और फिर तुमको लिखना भी है इसको कॉपी में। t1 अपॉन t2 क्या हो जाता है? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? वो सिर्फ y डायरेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है। y डायरेक्शन की स्पीड से जितना फेंका था बाद में आकर के उतनी ही नेगेटिव हो जाती है। y डायरेक्शन की अगर से बात करें तो वैल्यू क्या होती थी? 2uy अपॉन जी। तो t1 इस केस में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू यू वाई, यानी कि u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। करेक्ट। डिनोमिनेटर में देखो दोस्तों क्या होगा, सेम फॉर्मूला होता है 2 इंटू यू। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। करेक्ट। दोनों के एंगल लिखे हुए हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले तो जो कट रहा है 2u ये सब काट पीट दो, ठीक। ओके, वैल्यू क्या आती है दोस्तों? ऊपर आया था मेरे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा क्या हमारा कॉस थीटा नहीं होता? ASTC रूल भी लगा सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना? देखो 0 से 90 यहाँ होता है, 90 माइनस थीटा, तो कहीं आप इधर आ रहे हो, यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है? 90 प्लस माइनस किया तो फंक्शन चेंज हो जाता है। वहीं 180 प्लस माइनस होता तो फंक्शन नहीं चेंज होता, साइन का साइन ही रहता है, ठीक है? तो 90 प्लस माइनस किया तो साइन का हो जाएगा कॉस। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये तो अपन बेसिक मैथ में अच्छे से देख चुके हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों टैन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टैन थीटा। अभी मैं इसको ब्रैकेट में बना करके फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखवाऊंगा वो भी, रुको ज़रा, पहले दूसरा वाला भी डेराइव कर लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है? H1 अपॉन H2 पता करते हैं, आ जाओ ज़रा। H1 अपॉन H2, अब देखो हाइट जो होती है उसमें भी यू वाई, सिर्फ वाई डायरेक्शन वाली स्पीड से फर्क पड़ता है, ठीक है? तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g ये फॉर्मूला हुआ करता था। आइए ज़रा यहाँ पे वैल्यू रखिए। H1 के लिए वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा डिवाइडेड, पहले तो इस पूरे का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी फॉर्मूला तो सेम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। फॉर्मूला तो सही लगा है, देखते हैं क्या कट रहा है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2g से 2g कट गया, ठीक है? तो अब की बार वैल्यू क्या देखने को मिल रही है दोस्तों? ये आया था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाता है आपकी बार टैन स्क्वायर थीटा। अब मैं लिखूंगा रिजल्ट T1 अपॉन T2 दोस्तों कितना आया था? T1 अपॉन T2 इसकी वैल्यू आई थी टैन थीटा। रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली H1 अपॉन H2 की वैल्यू क्या आई थी? ये आई मेरे पास टैन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट नंबर 2। और एक रिजल्ट मैंने तुम्हारे पास पहले ही लिखवा दिया है, R1 अपॉन R2 दोस्तों उसकी वैल्यू है 1। और तुम 1 को ऐसे फील करो यार, यहाँ टैन थीटा की पावर 1 है, यहाँ टैन थीटा की पावर 2 है, यहाँ पे टैन थीटा की पावर 0 है। तो ये 3 रिजल्ट अपने बहुत ज़्यादा काम के हैं। क्या तुम लोग को ये 3 रिजल्ट फील करना है? डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक है? डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था, ठीक है जी। अब देखो यार, यहाँ पर तुम एक चीज़ में फंस जाओगे। क्या फंस जाओगे? कि यार मेरे को H1 अपॉन H2 T1 अपॉन T2 पता चल गया टैन थीटा है या टैन स्क्वायर थीटा है, थीटा कौन सा लूँ? फंसोगे यहीं पे तुम। क्यों? क्योंकि 2 थीटा है, मान लो एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, थीटा कौन सा लिया जाएगा?
30 को लेंगे 60 को लेंगे, कैसे पता चलेगा कि कंफ्यूज होते रहेंगे हम, रिजल्ट रटते फिरेंगे। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों, अपने को दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, जरा फील करने की कोशिश करो। H1 और H2 में कौन सा बड़ा है, जरा बताना। H1 और H2 में यहाँ पर H2 बड़ा है, तो H1 अपॉन H2। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया पूरा वीडियो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा ऐप पे फुल कोर्स में, क्योंकि ये जो आपने वीडियो देखा है ये पूरा वीडियो 2 घंटे से लंबा है। और यूट्यूब पे तो मैं छोटा सा वीडियो बना करके डाल देता हूँ ताकि आपको क्वालिटी आइडिया लग जाए कंटेंट की कैसी है। तो आज हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखे और ऑफ कोर्स हर बार की तो तुम्हारे सारे साथ साथ में नोट्स भी बनवाते गया हूँ। देखो सुंदर सुंदर तरीके से कैसे अच्छे से समझाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे PYQs भी हैं, तो आज थोड़े कठिन वाले क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँ। इसी के साथ साथ ये अपन ने एंगल्स वगैरह भी देख लिया अच्छे से, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है यहाँ पर, लेकिन उसको अच्छे से अपन ने विजुलाइज किया है। फिर आ जाओ, इस वीडियो को पूरा का पूरा लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हें कलरफुल नोट्स की PDF भी वहाँ पर मिल जाती है। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, देखो मैं सारे के सारे करवाता हूँ, छाँट छाँट के अच्छे वाले मुश्किल वाले क्वेश्चन भी लेकर के आता हूँ। तुम्हें इधर उधर फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और इसके बाद तुमको इसकी DPPs भी मिल जाती है। तो अगर तुमने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट तुम्हारा टाइम बचना चाहिए, मेन चीज़ तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। और फिर इसके बाद तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े कहीं पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो मैं छाँट करके लेकर के आ रहा हूँ DPP में। तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, तुम उसको बाकी सब्जेक्ट्स में लगाओ, चिल करो, रिलैक्स करो, दिमाग को ठंडा रखो, रेस्ट करो, ये सब चीज़ें तुम कर पाओ। I'll see you in the full course दोस्तों। आ जाओ फिर इसको अच्छे से विजुलाइज करते हैं। यही है